नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अवधारणाएं और परिभाषाएं भवन और जनगणना मकान नंबरिंग के साथ। तो ये जनगणना 2027 का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर बहुत ही गहनता से मैं इस वीडियो में बात करने की कोशिश करूंगा। इसमें भवन, जनगणना मकान और परिवार के बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, सत्र का उद्देश्य है इसमें कि मकान सूचीकरण एवं मकान की जनगणना यानी गणना की मूल अवधारणाओं और परिभाषाओं को समझना है। इस सत्र के बाद प्रतिभागी मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की मूल अवधारणाओं और परिभाषाओं को समझने में सक्षम होंगे। अब यहाँ पर हम काफ़ी चीज़ें बात करेंगे। एचएलबी, परसर, भवन, जनगणना मकान, परिवार, परिवार का मुखिया, कवरेज में शामिल किए जाने वाले व्यक्ति, भवन और जनगणना मकान नंबरिंग। देखिए, प्रशासनिक इकाइयों में जनगणना का मुख्य उद्देश्य देश और उसकी प्रशासनिक इकाइयों की जनसंख्या तथा अन्य जनसांख्यिकी आंकड़ों को प्राप्त करना होता है। ठीक है। जनगणना प्रथम चरण मकान सूचीकरण कार्य हेतु, एचएलबी मकान सूचीकरण ब्लॉक बोलते हैं जिसको, जनगणना की मूल इकाई है। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज और फिर एचएलबी तक जाएगा कार्य। ठीक है, बॉटम लेवल। फिर आता है मकान सूचीकरण ब्लॉक। प्रगणक को मकान सूचीकरण से संबंधित जनगणना कार्य करने के लिए आवंटित विशेष क्षेत्र होता है। प्रगणक को ये आवंटित क्षेत्र किया जाता है जहां पर उसे मकान सूचीकरण का कार्य करना होता है, जिसे एचएलवी कहेंगे। ध्यान दें, प्रगणक का प्रथम कर्तव्य क्या है? नियुक्ति आदेश एवं एचएलओ ऐप में उपलब्ध एचएलवी मानचित्र के साथ पर्यवेक्षक के साथ क्षेत्र का भ्रमण करना, एचएलवी की पहचान करना तथा उससे भली भांति परिचित होना, एचएलवी में स्थित बिखरी हुई एवं अलग थलग इमारतों को भी शामिल करना। ठीक है। अब आता है इसमें आगे मकान सूचीकरण ब्लॉक। किसी भी संरचना या भवन को छोड़ना नहीं चाहिए जो एचएलवी सीमा के अंतर्गत आता है। एचएलवी सीमा में अव्यवस्थित अवस्थित बिखरी हुई बस्तियों या अलगाव में स्थित भवनों को शामिल करने के लिए गहन सावधानी बरती जानी चाहिए। सावधानी क्या रखनी है? अलग थलग इमारतों या परिवारों को कवर करते समय यह सुनिश्चित करें कि उनका निवास मुख्य बसावट में ना हो और उनकी गणना केवल एक बार ही की जाए। यानी कहने का मतलब है कि दोबारा गणना ना हो जाए, ऐसा कार्य ना हो कि एक एचएलबी से दूसरी एचएलबी में भी उसकी गणना हो जाए। ठीक है, एक ही एचएलबी के तहत उसका गणना कार्य हो। यदि उनका निवास दोनों स्थानों पर है तो उनकी गणना उस स्थान पर करें जहां वे वर्ष की अधिकांश अवधि में सामान्यतः निवास करते हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यान देने वाले बिंदु हैं। परिसर, परिसर का अर्थ है भूमि सहित भवन। ठीक है, भूमि के साथ जो भवन होता है जिसमें अपार्टमेंट, फ्लैट, बहुमंजिला भवनों के मामलों में इनसे जुड़ा साझा स्थान होता है। यह आवश्यक नहीं कि भवनों में हमेशा दीवार या घेराबंदी हो। देखिए, परिसर में आपका हो सकता है कि बड़े बड़े पेड़ों का एक जो बाड़ एरिया बनता है, ठीक है, और बड़ा सा एक छोटी सी बाउंड्री में घेराव एरिया हो सकता है। तो इस तरह का एरिया आपका परिसर में काउंट करेंगे। भवन में सामान्यतः 4 दीवारों और एक छत के साथ जमीन पर एक एकल संरचना कहली जाएगी। एक सामान्य व्यक्ति के रहने, रुकने या पहुंचने के लिए प्रावधान होना चाहिए भवन में। बहुमंजिला इमारत तथा शंक्वाकार झोपड़ी भी हो सकते हैं इसके तहत। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु। भवनों में एक या एक से अधिक संगठक इकाइयां हो सकती हैं। ठीक है, भवनों के अंदर इन संगठक इकाइयों का उपयोग एक या भिन्न भी हो सकता है। उपयोग उसका एक से ज्यादा भी हो सकता है या एक ही हो सकता है। भवन एवं उसकी पृथक संगठक इकाइयों का उपयोग, जैसे कि भवन एवं उसकी पृथक संगठक इकाइयों में जैसे आवास या दुकानें, व्यापारिक घर, कार्यालय, कारखाने, कार्यशालाएं, कारशेड, स्कूल, पूजा स्थल, गोदाम, स्टोर आदि जैसे प्रतिष्ठान या एक संयोजन के लिए जैसे निवास सह शॉप, निवास भी है, शॉप भी है, उसमें खाली भी हो सकता है भवन। ठीक है, तो ये सारे एक कारण हो सकते हैं एक भवन से जुड़े हुए। मकान सूचीकरण ब्लॉक परिसर भवन का सारांश। मकान सूचीकरण ब्लॉक क्या है? प्रगणक को मकान सूचीकरण से संबंधित जनगणना कार्य करने के लिए आवंटित एक विशेष क्षेत्र जो एचएलवी कहलाएगा। भवन परिसर क्या है? भवन भूमि सहित, जो भवन होगा भूमि सहित एवं अथवा अपार्टमेंट, फ्लैट, बहुमंजिला भवनों के मामलों में इनसे जुड़ा साझा स्थान होगा एक। और भवन क्या है? सामान्यतः 4 दीवारों और एक छत के साथ जमीन पर एक एकल संरचना कहलाती है। जनगणना मकान, एक जनगणना मकान है क्या? एक भवन या भवन का हिस्सा। ठीक है, भवन भी है और या भवन का वो हिस्सा भी होगा। एक अलग इकाई के रूप में उपयोग होता है इसका और पहचान होती है। अलग मुख्य प्रवेश होते हैं इसके, सड़क से या साझे अहाते से या सीढ़ी से आदि से होना चाहिए। मुख्य प्रवेश होना चाहिए कहने का अलग से। यह भी हो सकता है भरा हुआ या खाली भी हो सकता है वो। आवासीय भी हो सकता है, गैर आवासीय या मिश्रित उपयोग भी हो सकता है।
भवन एवं जनगणना मकानों की संख्या, ठीक है, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट वन बिल्डिंग, ठीक है, विद 8 सेंसस हाउसेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेंसस हाउस मतलब जनगणना मकान इसके अंदर कितने हैं, 8, और एक भवन, ठीक है। हर जनगणना मकान का एक प्रवेश द्वार मुख्य अलग से होना चाहिए, ठीक है, तभी वो जनगणना मकान काउंट करेंगे। भवन और जनगणना मकानों की पहचान अपार्टमेंट, फ्लैट, बहुमंजिला भवनों के मामलों में। प्रकरण ए, मानक नियम, पूरे ढांचे को एक भवन माना जाएगा, प्रत्येक अलग प्रवेश द्वार वाले फ्लैट को अलग जनगणना मकान माना जाएगा। ध्यान देना यहीं पर बहुमंजिला इमारत या अपार्टमेंट या फ्लैट की स्थिति में एक बिल्डिंग 8 सेंसस हाउस, जो अभी अभी पीछे की फोटो में दिखाया भी था, एक भवन था 8 सेंसस यानी जनगणना मकान। प्रकरण बी है अब स्थानीय प्राधिकरण अपवाद। कभी कभी स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा फ्लैटों को अलग अलग भवन संख्या देकर उन्हें पहले से ही अलग भवन माना गया होता है। ऐसे स्थिति में प्रत्येक फ्लैट को अलग भवन के रूप में माना जा सकता है। जब स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया गया ऐसा कार्य हो, वो एक अपवाद के केस में है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। परिवार, परिवार से आप क्या समझते हैं? क्या घर में कोई काम करने वाले नौकर परिवार का हिस्सा हो सकते हैं? क्या दो दोस्त जो पढ़ाई के लिए किराए के मकान में साथ रहते हैं, उनको एक परिवार मान सकते हैं? क्या जेल में रहने वाले लोग किसी परिवार का हिस्सा होते हैं? ये सारे प्रश्नों के जवाब आगे मिलेंगे। संबंधित या असंबंधित व्यक्तियों का समूह होता है परिवार। जरूरी नहीं कि वो संबंधित ही हो, असंबंधित व्यक्ति भी हो सकते हैं एक समूह में, जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं, उन्हें परिवार कहते हैं, और एक साझा रसोई या साझा खाना पकाने के स्थान से अपने भोजन का सेवन करते हैं, एक परिवार का निर्माण करते हैं। तो परिवार का जो परिभाषा है वो साझा रसोई से संबंध किया है, ठीक है, साझा खाना पकाना। एक परिवार में एक या अधिक सदस्य हो सकते हैं। जो असंबंधित व्यक्ति एक साथ रहते हैं लेकिन साझी रसोई से भोजन नहीं लेते, वे अलग अलग परिवार बनाते हैं। यानी साझी रसोई नहीं हो, असंबंधित हैं, वो आपस में नहीं है संबंधित, तो वो अलग परिवार में आएंगे। साझी रसोई कर लेंगे असंबंधित व्यक्ति, तो वो एक परिवार में आएंगे। संबंधित व्यक्ति या परिवार के सदस्य जो एक साथ रहते हैं लेकिन काम की आवश्यकताओं के कारण एक ही रसोई को साझा नहीं करते, वे एक ही परिवार बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, असंबंधित के लिए भी है और संबंधित के लिए भी, दोनों पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं समझने के लिए आपको परिवार के, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिए, ध्यान रखिए। ये बिंदु आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से रख सकते हैं अपने पास। परिवार के 3 प्रकार होते हैं: सामान्य परिवार, संस्थागत परिवार, बेघर परिवार। सामान्य परिवार व्यक्तियों का समूह जो सामान्य रूप से एक साथ रहते हैं और साझा रसोई से अपना भोजन करते हैं, वह एक सामान्य परिवार बनाते हैं। व्यक्ति संबंधित या असंबंधित हो सकते हैं या दोनों का मिश्रण भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि पति और पत्नी या संबंधित व्यक्तियों का समूह जो सामान्य रूप से एक जनगणना मकान में एक साथ रहते हैं और किसी कारणवश बाहर से पका हुआ भोजन लाते हैं, वह भी एक सामान्य परिवार बनाते हैं। यानी पति पत्नी और संबंधित व्यक्तियों का समूह जो भी रहता है लेकिन किसी कारण से खाना बाहर से आता है, तो देखिए वो एक सामान्य परिवार कहलाएगा, ठीक है, उनका भी। संस्थागत परिवार क्या होता है? असंबंधित व्यक्तियों के समूह जो एक संस्था में रहते हैं और साझा रसोई से अपना भोजन करते हैं। संस्थान जैसे बोर्डिंग हाउस, मेस, हॉस्टल, आश्रय गृह, निगरानी गृह, भिक्षुकों के घर, जेल, आश्रम, वृद्धाश्रम, बच्चों के घर, अनाथालय आदि। एक पेइंग गेस्ट आवास में भी एक संस्थागत परिवार मिल सकता है, बशर्ते कि यह पंजीकृत हो, ठीक है। पंजीकृत होगा तो वो एक संस्थागत में माना जाएगा। यदि यह पंजीकृत नहीं है तो एक सामान्य परिवार की श्रेणी में आएगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर पेइंग गेस्ट के मामले में। संस्थागत परिवार में आगे है कि यदि किसी संस्था में निवासी एक रसोई से भोजन साझा नहीं कर रहे हैं तो प्रत्येक एक निवासी एक अलग सामान्य परिवार के रूप में माना जाएगा, ठीक है। वार्डन और नौकरों के परिवार जो अलग अलग जनगणना मकानों में रहते हैं, वार्डन और नौकरों के परिवार जो अलग अलग जनगणना मकान में रहते हैं और अलग से खाना बनाते हैं, उन्हें भी अलग अलग सामान्य परिवार माना जाएगा। तो यानी जो साझा रसोई का बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परिवार की परिभाषा को बनाने के लिए, ठीक है। बेघर परिवार, जो परिवार भवनों या जनगणना मकानों में निवास नहीं करते, उन्हें बेघर परिवार कहा जाता है। वे खुली जगहों, ठीक है, सड़क किनारों, फुटपाथों, ह्यूम पाइपों, जो बड़े-बड़े पाइप्स आपने देखे होंगे, उनके बीच में भी कुछ रहते हैं, कुछ फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, कुछ सीढ़ियों के नीचे रहते हैं, कुछ लोग पूजा स्थलों या मंडपों या रेलवे स्टेशनों आदि में खुले में रहते हैं। बेघर परिवार मकान सूचीकरण चरण में शामिल नहीं किए जाने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बेघर परिवार होंगे उनका मकान सूचीकरण वाले प्रथम चरण जो चल रहा है, इसमें उन्हें शामिल नहीं किया जाना है। अब यहाँ पर याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु जो अभी तक बातें की हैं उनसे जुड़े हुए बिंदु हैं। एचएलवी जनगणना प्रथम चरण हेतु एक प्रगणक हेतु परिभाषित कार्य क्षेत्र है। परिसर भवन भूमि एवं अथवा जुड़ा हुआ साझा स्थान है। भवन कैसे कहेंगे? एक एकल संरचना होता है या ऐसी संरचनाओं का समूह जो एक इकाई के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे उसके साथ गेस्ट रूम भी हो सकता है, किचन भी हो सकती है सेपरेट बाहर, तो एक भवन के तौर पे काउंट होगा।
जनगणना मकान सेंसस हाउस की पहचान एक अलग मुख्य प्रवेश द्वार एवं उपयोग से होती है। ठीक है। परिवार और गृहस्थी की पहचान एक साझा रसोई से होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। परिवार का मुखिया, अब ये टॉपिक एक नया है, परिवार का मुखिया। परिवार का मुखिया वह व्यक्ति जिसे परिवार का मुखिया पहचानता है। वह सामान्यतः घर के दैनिक मामलों को प्रबंधित करने में मुख्य जिम्मेदारियां वहन करता है या करती है और अपनी ओर से निर्णय लेता है या लेती है। एचओएच आवश्यक रूप से हेड ऑफ, ठीक है, हाउस, आवश्यक रूप से घर का सबसे बड़ा और सबसे अधिक कमाने वाला या पुरुष सदस्य नहीं है। एचओएच किसी भी लिंग का एक छोटा व्यक्ति हो सकता है। तो यानी ये जरूरी नहीं वहां का अधिक उम्र वाला ही व्यक्ति, अधिक कमाने वाला ही व्यक्ति एचओएच है, यानी परिवार का मुखिया, हेड ऑफ हाउस। अब आगे, परिवार का मुखिया में संस्थागत परिवार का परिवार प्रमुख उस संस्थागत परिवार का प्रभारी व्यक्ति होगा, जैसे वार्डन, प्रबंधक, जेलर, सचिव आदि, बशर्ते कि वह संस्थागत परिवार का सदस्य भी हो। यदि प्रभारी व्यक्ति उस संस्थागत परिवार का सदस्य नहीं है तो संस्थागत परिवार का कोई भी सदस्य परिवार मुखिया, परिवार प्रमुख हो सकता है। सामान्य एचएलओ में शामिल किए जाने वाले व्यक्ति, देखिए, सामान्य और संस्थागत परिवार में समानता रहने वालों को गिनने की आवश्यकता है। सामान्य और संस्थागत परिवार में समानता रहने वालों को गिनने की आवश्यकता है। सामान्य निवासी उस दिन घर की सूची में अनुपस्थित होने पर भी गिने जाएंगे। अस्थायी आगंतुकों को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें उनके सामान्य निवास के स्थान पर माना जाएगा। यदि कोई गेस्ट आता है तो वो एक दो दिन के लिए कभी कभार आते हैं तो उनको उसमें नहीं गिनना है। वो जहां निवास ज्यादा समय बिता रहे हैं उनके क्षेत्र में ही उनको गिना जाएगा। डिप्लोमेटिक स्टेटस वाले विदेशी नागरिक एवं उनके परिवार बाहर रखे गए हैं। ठीक है, ध्यान देना ये पॉइंट। एचएलओ के लिए रक्षा यानी विशेष चार्ज के तहत निषिद्ध क्षेत्र शामिल नहीं है। भवन और जनगणना मकान नंबरिंग। भवन और जनगणना मकान नंबरिंग का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि मकान सूचीकरण ब्लॉक में स्थित प्रत्येक भवन और जनगणना मकान को एक व्यवस्थित रूप से दिया गया क्रमांक नंबर प्राप्त हो। तो भवन नंबर और जनगणना मकान नंबरिंग करनी है। भवन संख्या के लिए दिशा निर्देश क्या है? यदि संपूर्ण एचएलवी के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा भवनों का व्यवस्थित नंबरिंग किया गया है तो उसी को अपनाया जा सकता है। जा सकता है मतलब आपको एक गाइडेंस दी जा रही है, उसको अपनाया जा सकता है। अगर आप अपना करना चाहते हो अपने रेस पे कर सकते हैं। अन्य परिस्थितियों में पूर्ण एचएलवी के लिए प्रगणक द्वारा नई नंबरिंग परंपरागत रूप से भवन नंबर उत्तर पश्चिमी छोर से, देखिए दिशा का निर्देशन भी यहाँ दिया गया है कि प्रगणक द्वारा नई नंबरिंग परंपरागत रूप से करनी है। भवन नंबर कहां से शुरू करना है? उत्तर पश्चिमी छोर से सर्पाकार क्रम में। ठीक है, अब जैसे देखिए मेरा माउस मूव कर रहा है, अगर मान लीजिए यहां से शुरू किया तो इस तरह से सर्पाकार ये इस तरह से चलना है। ठीक है, मतलब गलियों में होते हुए दक्षिण पूर्वी बिंदु पर समाप्त होते हुए की जानी चाहिए। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी से शुरू करना है और दक्षिण पूर्वी बिंदु पर समाप्त करना है। भवन नंबरिंग विशेष स्थिति। जब हाउस लिस्टिंग ब्लॉक कई सड़कों से मिलकर बना है, सड़कों को उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की समान क्रम दिशा में लिया जाना चाहिए। संख्या सड़क के अक्ष के साथ चलनी चाहिए। ठीक है, सड़क में स्थित भवनों को लगातार क्रम में क्रमांकित किया जाना चाहिए। सड़क के एक तरफ लगातार एक ही क्रम संख्या से भवनों का क्रमांकन करें। ऐसा नहीं कि पहले इधर का मकान लिया एक साइड का, दूसरी सामने वाले का मकान ले लिया, नहीं, एक साइड जो चल रहा है लगातार चिपके हुए उन्हीं को क्रम में बढ़ाते रहना है। इसके बाद सड़क के दूसरी ओर अंत से क्रमांकन प्रारंभ करें और उसी क्रम संख्या को जारी रखें। अंत में क्रमांकन उस स्थान के ठीक सामने समाप्त करें जहां पहली संख्या आवंटित की गई थी, यानी एक तरह से सर्पाकार में, जैसे यहां से शुरू की गई तो ऐसे घूमते हुए इधर आके यहीं समाप्त हो जाएगी, फिर इधर से मूव करते हुए निकल जाएंगे सर्पाकार में। यदि इमारतें बिखरी हुई हों तो समूहों में स्थित हों और अलग थलग स्थित हिस्सों में स्थित हों तो क्या करना है? तो जहां तक संभव हो पिछली स्लाइड में वर्णित विधि का पालन करते हुए इमारतों को क्रमांकित किया जाना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो सुनिश्चित करें कि सभी इमारतों को क्रमांकित किया गया हो। लेआउट मानचित्र पर जहां भी क्रमांक में परिवर्तन होता है वहां तीर के निशान द्वारा इमारतों को क्रमांकित करने की दिशा इंगित की जानी चाहिए। ठीक है, तो आपको जो लेआउट मानचित्र बनाना है उसमें भी आपको उस प्रदर्शित करना है तीर के निशान द्वारा इमारतों को क्रमांकित करने की दिशा। भवन नंबरिंग विशेष स्थिति। शहरी आवास सूची ब्लॉक में नंबरिंग आमतौर पर सड़क के अक्ष के साथ साथ चलती है, किसी मनमानी भौगोलिक दिशा में नहीं। अस्थायी या खुली संरचनाओं वाले बाजार या मंडी, सामान्य छतें, चारों ओर दीवारें नहीं। ठीक है, त्रिपाल या प्लास्टिक की छतें या केवल खंबे, कंक्रीट की छत या 3 फीट ऊंचे चबूतरे। यदि इनका उपयोग निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है: बिक्री के लिए, दुकानदारों द्वारा रात में सोने के लिए, ऐसी संरचनाओं को भवन माना जाना चाहिए और तदनुसार क्रमांकित किया जाना चाहिए। ठीक है, समझ लिया आपने कि भवन मानते हुए क्रमांकित किसको किसको करना? अस्थायी या खुली संरचनाओं वाले बाजार मंडी।
तो यहाँ पर क्या होना है, सामान्यतः छतें, चारों ओर दीवारें, ठीक है, तिरपाल, प्लास्टिक की छतें या केवल खंबे, क्रमांकित की छत या 3 फीट ऊंचे चबूतरे। यदि इनका उपयोग निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे बिक्री के लिए और दुकानदार रात में वहां सोने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये भवन माना जाना है और उसका क्रमांकन किया जाना है। भवन संख्या देने के लिए निर्देश, जैसे नए भवन जो भवनों की क्रमांकित होने के दौरान छूट गए हों या बाद में उन्हें उप संख्या नया संख्या दिया जाना चाहिए। तो उदाहरण के लिए यदि कोई भवन संख्या क्रमांकित नहीं है और कोई नया भवन क्रमांकित 10 और 11 के बीच में आता है, तो उस भवन संख्या को क्या 10/1 कर देंगे, 10 और 11 के बीच में कोई आता है तो, ठीक है, जिसका अर्थ है कि एक अलग भवन क्रमांक 10 के बाद बना है। पूर्ण एचएलवी हेतु भवन नंबरिंग का कार्य एचएलओ ऐप पर कार्य शुरू करने से पूर्व भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर दस्ता या स्थायित्व के ध्यान में रखते हुए किया जाना है। XYZ AB भवन संख्या आगे है और भवन में जनगणना मकानों की संख्या, तो ब्रैकेट में आगे क्या लिखना है, XYZ मतलब भवन की संख्या, और ब्रैकेट में जो AB लिखा है मतलब भवन में जनगणना मकानों की संख्या। यदि किसी एक मकान में 4 जनगणना मकान है, तो एक मकान जैसे भवन संख्या होगी 1, तो 1 और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 4 एक साथ, जैसे नीचे लिखा गया है। एग्जाम्पल, एक भवन संख्या उसके अंदर 2 जनगणना मकान, दूसरे भवन संख्या 3 जनगणना मकान। यानी ये नहीं कि पहले में 2 थे इसमें 1 थे इसलिए 3 किया, नहीं, इसी के अंदर पहले भवन में 2 है और दूसरे भवन में 3 है जनगणना मकान। अब तक 5 जनगणना मकान हो गए। इस तरह से ऐसे ही चलता रहेगा। भवन संख्या से पहले CN प्रीफिक्स लगाया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे सेंसस नंबर CN, ठीक है, तो इस तरह से आपको CN1 और ब्रैकेट 2 इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक जनगणना मकान को स्वचालित रूप से एचएलओ मोबाइल ऐप के माध्यम से क्रमशः क्रमांकित किया जाएगा। तो देखिए 4 अंकों में यहाँ दिख रहा है, प्रत्येक जनगणना मकान हेतु एचएलओ ऐप पर डेटा प्रविष्टि के दौरान उस जनगणना मकान हेतु एचएलओ मोबाइल ऐप के माध्यम से उत्पन्न 4 अंकों की जनगणना मकान संख्या प्रत्येक जनगणना मकान के प्रवेश पर लिखी जानी चाहिए। तो जो मोबाइल ऐप पर आपकी उत्पन्न हो रही है 4 अंकों की जनगणना मकान संख्या प्रत्येक जनगणना मकान के प्रवेश पर लिखी जानी चाहिए। यह अंतिम जनगणना मकान तक लगातार जाएगा, चाहे भवन संख्या कुछ भी हो। भवन और जनगणना मकान संख्या का सारांश। नियम, भवन संख्या या तो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया होता है या जनगणना अपना खुद द्वारा। उप संख्या देनी हो तो 10/1 करेंगे, जैसे 10 और 11 के बीच में कोई आता है। जनगणना मकान संख्या हमेशा 4 अंकों की क्रम संख्या होती है, जिसमें शुरुआत या 1 से हो रही तो आगे 3 जीरो से शुरू होगा, और ये मोबाइल ऐप पे आपको मिलेगी जिसको दर्ज भी करना है। उद्देश्य संरचना की पहचान करना है और प्रत्येक इकाई की विशिष्ट पहचान करना है, ठीक है, ये होता है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में जाना कि कैसे बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्य करते हुए आपको जनगणना का कार्य एक प्रगणक के तौर पे फील्ड में करना है। वीडियो में यदि कोई भी पॉइंट आपको लग रहा है पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका प्रश्न पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा आपका प्रश्न का उत्तर समय पे दे पाऊं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।